आज नमस्कार सभी को। देखिए आज अपना टॉपिक गुलाम का सदिश नियम और न्यूमेरिकल अपन ने कर लिया था, ठीक है। आज हमारा जो चलेगा वो सुपरपोजिशन लॉ चलेगा। आज हमारा जो टॉपिक है नया टॉपिक चलेगा, ध्यान रखना भाई, अच्छे टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और न्यूमेरिकल बनने के भी ज्यादातर इसमें यहाँ पे चांस होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। देखो भाई, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाओ। सुपरपोजिशन है ना। देखो भाई समझ लो क्या होता है नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाता है, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझे आप। कि कोई एक निकाय है, तो जैसे ये पूरा बोर्ड पूरा एक निकाय है, इसमें कोई एक चार्ज है, एक आवेश क्यू रखा हुआ है, ठीक है। उस पर लगने वाला बल, जैसे मान लो मैंने यहाँ इसके बीच पॉइंट ऑफ में ये रख दिया, ठीक है। इस पर लगने वाला बल क्या है, मेरे पास में एफ है, ठीक है। अब अलग अलग आवेश, बहुत सारे आवेश रखे होंगे इस पर, उन सबके द्वारा अलग अलग बलों के द्वारा लगाए जाने वाला जो अलग अलग आवेशों पर लगने वाला बल है वो इसके सदिश योग के बराबर। भाई हमारे पास में कोई ये निकाय है, इस निकाय में कोई एक आवेश है, इस पर लगने वाला बल है, उन सभी अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत है। भाई बात समझ में, कि कोई भी हमारा निकाय वस्तु हो, उस पर कोई आवेश रखा है, उस पर लगने वाला बल उन सभी अलग अलग आवेशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर। जैसे समझे तो, कि माना कोई निकाय में n आवेश रखे हैं और उन n आवेश द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है। देखो भाई कि सर F हमारे पास में ये है, ध्यान से समझना भाई। तो हमने F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, F3 लगा दिया, डॉट डॉट Fn, चाहे तो आप वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा लो। समझ गए मेरी बात, समझ गए, लिखा दो, लिख। किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित, किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाले बल, किसी निकाय, किसी आवेश पर लगने वाले बल अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा, अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के, लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर। अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर। लिखो आगे, n आवेशों द्वारा लगाया गया बल, n आवेशों द्वारा लगाया गया बल, आगे इसी को n आवेशों द्वारा लगाया गया बल, ये लिखोगे ना फॉर्मूला। देख लो बोर्ड पे है।
मिल गया। अब देखो भाई हेडिंग 2 बहु आवेशों के मध्य बल, मैनी चार्ज, बहु आवेशों के मध्य बल। ठीक है, ठीक है सब, चले आगे, समझाओ आगे। चिंता मत करो, ज्यादा टॉपिक तो टॉपिक चल रहे हैं, पर ऐसे ही भी बीच में आगे पीछे नहीं करेंगे। जो अब मेरे को लगेगा किसी को पहले करवाना है किसी को बाद में, तो वो फिर अलग करवाएंगे। वो कई टॉपिक किसी से जुड़े हुए और होते हैं। अरे यार कल शाम आया मेरे को तो किताब और मेरे साथ शादी में गया, तुम यार याद तो दिलाता नहीं है। नंबर ले जाना शाम के, उसको बोल देना होते जाए, और नजर तो फिर वेस्ट करना। तो देखो बहु आवेशों के मध्य बल देखो भाई, समझो भाई कि कोई एक निकाय है और उस निकाय के पास आपके पास n आवेशों का क्या है, आपके पास में कोई एक निकाय है। ठीक है भाई n आवेशों का मान लो आपके पास एक बोर्ड है, और इस बोर्ड में मान लो आपके पास n आवेशों का पूरा एक निकाय है। तो n आवेश मतलब n आवेश उपस्थित है उसके ऊपर, तो इसके बीच में कोई एक आवेश रखा हुआ है, और उस आवेशों के द्वारा उन सब पर जो एक बल लगाया जाएगा, उन सबको हम निकाल कर देख लेंगे, सबका योग कर देंगे, जो दर्पण का सिद्धांत लगा देंगे। तो देखो एक बार समझो कि हमारे पास में ये मानो कि ये कोई निकाल, देखो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। कई बार बुक में आपको इस प्रकार से मिलेगा, मैं बता दूंगा अभी बुक का भी। तो ये आपके पास में कोई आवेश रखा है Q नॉट, ठीक है। अब इसके पर ध्यान से सुनना भाई, इस पर कितना आवेश है यहाँ से Q1, और ये कितनी दूरी पर है R0 1 दूरी पर है। ये कितना अपना आवेश Q2 कितना दूरी पर है R02, ये आवेश कितना है Q3 R03। फिर यहाँ से मान लो आपके पास Qn आवेश है तो R0 है। तो आपके पास में कोई एक निकाय था और उसमें n आवेश थे, और इस n आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो कुल बल था उसके पास आपके पास में ये देखो ये आवेश है, इसके देखो इस आवेश के द्वारा इस पर लगाए जाने वाला बल निकाल लेंगे, इस आवेश के द्वारा इस पर लगाए जाने वाला बल निकाल लेंगे, इस आवेश के द्वारा इस पर लगाए जाने वाला बल निकाल लेंगे, इस आवेश के द्वारा इस पर लगाए जाने वाला बल निकाल लेंगे। R01 R02 R03 R0n क्या है, ये स्थिति वेक्टर है, स्थिति सदिश है। चाहे R1 मान लो, तो ये 0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि Q नोट क्या है, देखो इसको समझो आप, ध्यान सुनो कि Q नोट है क्या आखिर में। Q नोट को बोला जाता है आगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश आपके पास में होता है, एक अल्प होता है, छोटा होता है, और ये अल्प और छोटा इसलिए लिया जाता है ताकि ये टाइम क्या हो रहा है, अरे साहब टाइम तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, ध्यान रखना अच्छे से। तो समझो ये Q नोट क्या है, Q नोट क्या है, परीक्षण आवेश है। ये अल्प और छोटा होता है, और ये छोटा और अल्प इसलिए लिया जाता है ताकि ये किसी विद्युत क्षेत्र या दूसरे आवेश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको। एक छोटा होता है, अल्प होता है, तो ये किसी दूसरे आवेश या दूसरे विद्युत क्षेत्र की स्थिति में आवेश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सके, कोई चेंजेस नहीं ला सके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, परीक्षण आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई कोई है? देखो समझो वापस बच्चे आए हैं तो कि बहु आवेशों के मध्य बल क्या होते हैं, कि माना हमारे पास कोई एक निकाय है और उस निकाय में हमारे पास में n आवेश उपस्थित हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn उपस्थित है। इस पर एक अन्य आवेश है Q नॉट, जो परीक्षण आवेश बोला हमने, इसके द्वारा इन सब पर लगने वाला बल कितना है हमारे पास में, हम निकाल कर देखिए, और इनसे इनकी स्थिति सदिश R01 R02 R03 और R0 इन सबको हम निकालेंगे। तो लिखो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ बहु आवेशों के मध्य बल। कॉपी में लिखा कर भाई, कॉपी कहाँ है तेरी, मेरी कॉपी चेक कर रहा कितना काम कर रहा पहला, आज तो घर रहेगी जब तो, हाँ जब तो घर रहेगी, आज चेक करे, आज घर रहेगी। देखो भाई एक बार वापिस समझा देता हूँ, बच्चे ध्यान दो जो अभी आए लेट आए, कि ये आपका एक निकाय है, एक स्पेस निकाय है, और ये निकाय आपके पास में क्या है, इसमें कितने आवेश है, n आवेश है, Q1 से लेके Qn तक है। एक अन्य आवेश है Q नॉट,
इससे इनके स्थिति सदिश R101 है, R02 है, R03 है, R0 है। इसी तरह तो चित्र से बना दो। पूरा एक निकाय है, n आवेश है और इसमें एक अन्य आवेश Q0 है जो परीक्षण आवेश है, इससे इसकी स्थिति सदिश। ठीक, ऑनलाइन वाले भैया रोक राग के जो भी आपको मन में अच्छा लगे वो लिख लिया करो, ठीक है। और जिस दिन कॉपी चेक कर ली उस दिन मार पड़ेगी, अच्छे से काम नहीं किया। लिखो, माना n आवेशों का एक निकाय है, n आवेशों का एक निकाय है, माना n आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश उपस्थित है। इसमें Q1 से Qn तक आवेश उपस्थित है। लिखिए भी, एक अन्य आवेश Q0 से Q0 से स्थिति सदिश, ये लिख लो R01 से डॉट डॉट करके R0n तक। मतलब ऐसे लिखना भाई, R01 वेक्टर, R02 डॉट डॉट R0n वेक्टर, ऐसे। ठीक, समझ गए? अरे ये रहा R01, R02, R03 मत लिखना, चाहे हाँ कोमा लगा के लिख लो। लिख लिया? अब लिखो, अध्यारोपण के सिद्धांत से आवेश Q0 पर कुल बल, अब आप सामने देखोगे बस। अब आप आज इधर देखो, अब सामने देखो भाई, मैंने लिखा आवेश Q1 द्वारा Q0 पर बल, भाई ध्यान से सुनना भाई, अच्छे से देखना। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इस पर लग रहा है 0 पर, तो 1 Q0 1 पे लग रहा है, बराबर किसका नियम लगाऊंगा, कूलॉम नियम यूज करूंगा। क्या सूत्र होता है, 1/4πε0 Q0 और Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर, और R01 कैप, ये दिशा को बता है, इकाई सदिश का यूज किया जाता है, मैंने बता दिया। अब पुनः हम क्या ले लेंगे, आवेश Q2 द्वारा Q0 पर बल, वापस देख लेंगे हम। देखो, अगर यहाँ वेक्टर नहीं लेते हो तो यहाँ भी नहीं ले सकते, फिर आप दिशा विशा नहीं लगा सकते। अगर वहां वेक्टर लेते हो तो ये दिशा लगेगी क्योंकि सदिश राशि हो। F02 बराबर कहीं इधर तो लगाओ है, ये लो साहब, चेक करते रहना कुछ चीज गलत हो जाए ना। अब आवेश Q3 द्वारा Q0 पर बल, ये आप लिख लोगे, समझ में आ गई तेरी बात। अब देखो भाई, F03, जिसने ये किताब पर विजय वाले ना, उसका कोई नंबर नहीं रोक सकता, मैं कह रहा हूँ आज। इस किताब पर जिसने विजय पाया फर्स्ट बुक पर, और फर्स्ट बुक पर आप विजय पाए हो। हाँ, फर्स्ट बुक पर विजय आराम से मिल जाएगा। अगर आपका सितंबर अगस्त में कोर्स हो रहा है तो आप आराम से विजय प्राप्त कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। द्वारा Q0 पर बल, तो n बल 1/4πε Q0 से Qn स्क्वायर, सभी का नंबर लगा दो, एक तो इसको दो, 2 3 5 है,
ठीक है, ठीक है। आप समीकरण नंबर 2 3 आप ऐसे लिखोगे, समीकरण पूरा 2 3 4 5 को एक में रखने पर, मैंने एरो का निशान लगाया, आप लिखोगे समीकरण 2 3 4 5 को एक में रखने पर। अगर ऐसे लिखा मिला तो पूछूंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले आप एफ वेक्टर 1/4πε0 Q0 से Q1 R01 वेक्टर का स्क्वायर R01 कैप 1/4πε0 Q0 से और R02 वेक्टर का होल स्क्वायर R02 का कैप। मैं ये लिख देता हूँ ना, Q0 Q3 1/4πε0 Q0 Q3 R03 का होल स्क्वायर ये लो सा प्लस 1/4πε0 Q0 से Qn R0n का वेक्टर का होल स्क्वायर और R0n का है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लो आप। सबसे पहले क्या निकालेगा, 1/4πε0 और क्या आ जाएगा Q0, क्या आया Q1/R01 आया नहीं आया, और R01 का कैप। ध्यान समझो, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। इसके बाद में Q2 R02 का होल स्क्वायर और R02 कैप प्लस कितना आ जाएगा भाई, Q3 R03 का वेक्टर का होल स्क्वायर और R03 कैप प्लस Qn ये लो सब चेक करो आप। यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में भी, दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझदार है सारे, लिख लेना थोड़ा सा। अब देखो आप, इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4πε को क्या लिख सकते हैं, के और Q0, और इसको लिख दो आप समेशन I बराबर, कितना लोगे I बराबर बताओ भाई, कहाँ से लोगे, 1 से लोगे 0 से लोगे बताओ। I बराबर 01 02 1 से n तक क्या लोगे भाई, QI I लोगे ना, और R0I का होल स्क्वायर और R0I का कैप, ये आपका। और इसको कैसे लिखे वापस देखो, I बराबर 1 से n तक, Q में I जोड़ दिया, R में I जोड़ दिया, मान I बराबर 1 रखो, Q1 R01 का स्क्वायर R01 का आगे, इसको इससे गुणा कर दो, यही आ जाएगी। इसका I बराबर 2 रखोगे, ये आ जाएगी, 3 रखोगे, ये आ जाएगी, 4 5 6 जितने रखो सारे आ जाएगी। बोल समझ में आया नहीं है। ये क्या होता है, पिंकी अभी आप आए, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है भाई, कि कोई निकाय होता है, उस पर कोई आवेश होता है, उस आवेश पर लग रहा है बल, और उसमें अन्य जो आवेश रखे हैं, मान लो कोई n आवेश रखे हैं, उन सबके द्वारा लगाए जाने वाले आवेशों का योग होता है बीजगणित योग के या सदिश योग के बराबर। जैसे 10 आवेश है और एक कोई, मान लो आपके पास में ये रूम है, और इस रूम में कोई एक व्यक्ति है, वो स्थिर बैठा है, और व्यक्ति हैं जो चंचल टाइप के हैं, भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उस व्यक्ति के द्वारा लगाए जाने वाला बल है ना, उन सब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के योग के बराबर हो। यही आपका क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, देख लो भाई। बैग उठाना पिंकी, बना लो। किताब में थोड़ा सा चित्र और लाइनों से बना रखा है, गोला नहीं बना रखा है ना, देखो सही है। अब ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.6 1.7 दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों क्वेश्चन कराएंगे कल अपन।
दोनों ही क्वेश्चन कराए। इसके क्या है, इसके ऊपर कुछ चिपका लेना, इसको फट रही है। चले, इनके कॉलेज में बहुत सरकारी स्कूल है, उनमें से उठा लिया बच्चे को, बुला लो कहीं कोचिंग पढ़ो, कोई खा देते हैं, खा तो 11वीं पर कोई 12वीं पढ़ाएगी। ये बात हो रही होगी है ना। सीमा बेचारी फंस रही है, घर वाले वहाँ हैं, बेचारी यहाँ रहती है। बुआ जी की कहाँ, किसके रहती है? बुआ जी की रहती है, किसके? मामा की रहती है, बुआ जी की। उतार ले। चले
इतना टाइम मत लगाओ, थोड़ी सी चीज है उसको उतारने में 10 घंटे लगा रहे। तो इसका परसों है ना, परसों हाजिर रहेंगे आपके साथ नहीं, एक हाथ में मतलब डंडा रहेगा काफी, अब चल उड़ाएंगे बढ़िया फटाके पीछे। सब लड़कियों को पीटना जरूरी है, ये कहीं मत सोचना लड़कियां नहीं पीटें, लड़कियां पीटें। कल तो योगी तक गांव से आगे गए थे हम, स्थान पड़ा ये बस का गाँव। चले हो गया, किसी को कुछ और समझना हो इसमें कोई दिक्कत, चलो आगे। दिक्कत हमको कभी होगी भी नहीं, होगी तो हम पूछेंगे। देखो साहब, अब टॉपिक चालू होता है दूसरा, इसके क्वेश्चन कल कराऊंगा, आप प्रैक्टिस करके देखना एक बार, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, चाहे मेरे को बोल देना क्वेश्चन, कल मैं भूल गया इमेज लगाना, तो आप मेरे को एक बार कल प्रैक्टिस करके जरूर आना, एक बार चेक करना, चाहे नहीं हो थोड़ा प्रयास कर लेना एक बार, फिर अपन कल कराना। कल तो संडे है, ऑफ रहेगा। देखो टॉपिक देखो, विद्युत क्षेत्र। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे नहीं जुड़े हुए ना वो जुड़ जाओ, क्योंकि अभी आपके पास में मई और जून का महीना एक ऐसा है इसमें इतना दबाव नहीं होता है, सब्जेक्टों का इतना दबाव नहीं होता है, इसलिए जितना कर सको इतना कर। ये बैच फ्री हो जाता है तो फटाफट खींच के ले चलेंगे अपन, ताकि जितना ही 2 महीने मैं कह रहा हूँ आपकी पढ़ाई, चाहे स्कूल की मान लो चाहे सेल्फ स्टडी मान लो, अक्टूबर तक पढ़ाई होती है बस, नए की पढ़ाई होती है, क्योंकि अक्टूबर तक 7:30 से 12 का टाइम होता है ना, 1 तक का, जब भी पढ़ाई अच्छी होती है। बाद में सारा दिन तो स्कूल गायब रहोगे। जनवरी और फरवरी प्रैक्टिकल निकल जाती है, इसलिए आपकी जो पढ़ाई होती है ना वो मैन आप अक्टूबर तक मानो, जितना सिलेबस कवर कर सको उतना अक्टूबर तक करके रख दो। बाद में तो रिवीजन मारो बस, जितने हो सके उतने टेस्ट दे देना बस। तो देखो विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, सुनो भाई कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है, देखो कि ये हमारा कोई निकाय है, इसमें हमारा परीक्षण आवेश Q नोट रखा है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, हम मान लो Q लेके आ रहे हैं, जब Q लाएंगे Q नोट के पास तो दोनों के लगाएंगे एक दूसरे पर, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे समान। अगर मैं माइनस का Q लाऊंगा तो क्या करेंगे, आकर्षण बल का अनुभव करेंगे। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र, कि किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा। आई बात समझ, काफी बार डेफिनेशन आती है, समझना अच्छे से। कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो क्या कहलाता है आपका। समझो तुम लोग खाना खा रहे हो, अब मान लो कि टेबल की डेस्क पे बैठे हो, टेबल की डेस्क पे खाना खाने होटल गए हो, अब आप सबको पता है वहाँ सलाद तो सबके लिए रखी होती है, होते नहीं, तो वो कोई एक चार्ज हो गया आपके पास, आप पनीर खाओगे या फिर आप किसी कोई और चीज खाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करे, तो वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कर रहा है नहीं कर रहा, उससे मेल जोल वाली चीजें खा रहे हो तो प्रतिकर्षण लग रहा है, नहीं खा रहे हो तो आकर्षण है। अब कोई जो चिकन बिरयानी खाएगा, कोई क्या खाएगा, कार्तिक जैसे खाएगा, ऐसे पता। देखो देखो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है जी। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा साहब? हेडिंग डालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आपको कई जगह अगर ये विद्युत क्षेत्र जगह EF लिखा मिले तो भी आप समझ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई समझो, अच्छे समझो, इसके मात्रक और विनिमय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके फिर क्या होते हैं भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सुन लो भाई कि यह जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताती है, उसके मान को बताती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके परिमाण को बताती है, उसके मान को बताती है। अब होती क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? सर किसी निकाय में या विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर, हमने परीक्षण आवेश मान लिया, छोटा मान लिया, कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा सर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। आप इसको वेक्टर समझ में एक बात, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर, ये याद नहीं तो डायरेक्ट याद रखो, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, अब देखो आगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल है आपके पास में, क्या है आपके पास में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, छोटा होता है, अल्प होता है, इसलिए लिया जाता है परीक्षण आवेश को, इसलिए छोटा अल्प लिया जाता है क्योंकि दूसरे आवेश की स्थिति में कोई चेंजेस ना कर दे। अब इसका शुद्ध रूप होता है ना, वो क्या होता है भाई? देखो भाई मैं लिमिट लगा देता हूँ, ध्यान सुनना भाई, मैं लिमिट लगा देता हूँ। बताओ लिमिट किस किस के ऊपर लगाएंगे अपन, बता दो तुम्हें एक बार, बता दो तुम। अरे यार 11th क्लास में पढ़े हो ताक्षणिक, देखो आपने वहां भी पढ़ा है 12th में भी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव। किसी द्रव्यमान के पास में अन्य द्रव्यमान को लाते हैं, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? गुरुत्वीय विभव याद करो, 8वां पाठ। तीव्रता का परिशुद्ध रूप, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिशुद्ध रूप लिखो आप, ये शुद्धता का रूप लिखो, ये होता है। ये लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 लगाए, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 है, ये अल्प मतलब कोई थोड़ा सा, कोई नगण्य सा, ध्यान दो, छोड़ने से बच रहा है आपके पास। यही है ई नेट बराबर ई के वेक्टर बराबर, मतलब समझ गए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर जो लगने वाला बल है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है सर, यह एक सदिश राशि होती है। कैसे राशि होती है भाई? एक सदिश राशि। अब देखो इसकी जो दिशा होती है वो धनावेश से तो दूर की ओर होती है। इसकी जो दिशा होती है, ध्यान सुनना है पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में काम है। इसकी जो दिशा होती है वो धनावेश से तो क्या होती है भाई? दूर की, जबकि ऋणावेश से जो इसकी दिशा होती है वो होती है पास की। समझ गया मेरी बात? धनावेश से तो इसकी दिशा होती है दूर की ओर, ऋणावेश से इसकी दिशा होती है पास की ओर। अब आगे समझो एक चीज,
मात्रक और बीमा समझो, मैं भी डायग्राम बना के समझाऊंगा दूर कैसे होती है पास कैसे होती है। मात्रक क्या है भाई कि सर मात्रक E बराबर F बटा Q लिख रखा है आपने, तो सर बल का तो न्यूटन होता है और Q का कूलम होता है। दूसरा मात्रक देखो, मात्रक याद रखना, न्यूमेरिकल मात्रक से पहचानोगे, तीव्रता दे रखी है वोल्ट प्रति मीटर में होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है भाई आपका वोल्ट प्रति मीटर। आप खोल सकते हो इसको, कूलम के मात्रक को खोल लो, न्यूटन के खोल लो, काटा पीटी कर लो, वोल्ट प्रति मीटर आ जाए। आप चाहते हो न्यूटन को किससे लिखते हो आप? अरे बल का होता है बल बराबर F बराबर ma, m का क्या होता है किलोग्राम, a का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और कूलम का क्या होगा 80। फिर काट लेना, हो जाएगा आपके पास में आ जाएगा, जो आएगा वो लिख देना और काटा पीटी करके निकाल देना। बाकी होता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको ये मिलेगा। बीमा देखो भाई m1 L1 T-2 बल की होती है, कूलम की क्या होगी भाई, क्या होगी m1 L1 T-3 ये माइनस। आई बात समझ में नहीं आई ये बताओ, समझ में आई? सारी बातें समझ में आ गई? लिखा दूं? समझ में लिखो। विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल प्रति एकांक क्षेत्र में, सॉरी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर, ये लिखा है ना, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ तक लिख लो, ये भी लिख लेना साइड में, ताकि हो सके एग्जाम में 1 नंबर में आपके 1 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन कर दे आपके पिछले साल से पैटर्न चेंज, तो ये लिख लेना, ऐसा पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले देखकर। बाकी मात्रक भी में बहुत महत्वपूर्ण है इसके, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और ऐसे पूछे जाते हैं। आगे चले, क्या हुआ प्रियंका, बोलो। ना ना मैं लिखाऊंगा। हो गया भाई, चले। देखो कल मैं भी एक शादी में गया था, तुम भी जाते होंगे आजकल एक नया चलन आया है, नया दौर हुआ है शादी में, तुमने देखा होगा आजकल क्या दौर हुआ है नया भाई, कि आजकल पहले रसोई होती थी लड्डू पूड़ी सब्जी, रसगुल्ला गुलाब जामुन बर्फी जो भी थी ये थी ना, ठीक नहीं थी। आजकल नया चलन हो गया दाल बाटी और जोड़ दी उसमें, पानी के गिलास दे देंगे, डिस्पोजल की बोतल रखेंगे। ये जो पूंजीपति जो लोग हैं, जो अमीर जो लोग हैं, वो सिखा रहे हैं इस चीज को अपना, और इसमें मारा कौन जाएगा? मध्यम परिवार का। यार एक बात मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है, देखो गुलाब जामुन कर दिया आपने, बर्फी कर दी, लड्डू कर दी, पूड़ी कर दी, सब्जी कर दी, सब्जी की 2 सब्जी 1 रायता हो गया, ठीक है मान लिया हमने, दाल होगी सब्जी होगी रायता हो गया, उसके बाद आप बाटी रख रहे हो, तो 30% माल तो वेस्टेज जाएगा, 100% है, जाएगा नहीं जाएगा? आप 100% मान लो, पहले के बुजुर्ग इतने वह नहीं, कुछ गांव के कुछ जातिगत व्यक्तियों को छोड़ दो जो लड्डू वगैरह ज्यादा खाते हैं, बाकी बहुत कम, अपनी जो नई जनरेशन है मीठा कम पसंद करती है। हाँ 2 गांव है, राजगढ़ से इधर जाते हैं, राजगढ़, मालाखेड़ा, अलवर, सिलीसेड, तिजारा, किशनगढ़, कोटपुतली, बहरोड, बांसुरी, यहाँ के लोग मीठा दबा के खाते हैं। क्या बात करोगे यार, एक नुक्ते में 8-8 कुंटल मावा खा जाते हैं हम लोग,
सिलसिल साइड, मतलब नुक्ते में 8 क्विंटल मावा। हमारा रिलेशन है सिलसिल में, एक बार मैं गया, पिकअप भर भर के आते हैं खाने के लिए भाई। मैं तो खाता ही नहीं हूँ, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। तो क्या मर गया इसका यार, तुम खा रहे हो यार। कोई नियम नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, मतलब कोई मरा फिर उसको बैठ के तुम खाओ यार, कितना बुरा चीज होती है। फिर उस 8 क्विंटल मावा तो गला देगा वो, लेकिन उसका कर्ज कौन चुकाएगा? वो बेटे। सोचो 8 क्विंटल मावा नुक्से में लग रहा है, उसके बाद उनको शादी ब्याह आ गया, वो कर्जा चुकाया, शादी हो गई, शादी में फिर कोई लग जाएगा, फिर वो तो परिवार उठेगा ही, वो दवाई रहेगा। 8 क्विंटल मावा का मतलब तुम समझो कितना रुपए हो गए यार। तो ये नया चलन है दाल बाटी का, और ये बोतल का पानी। तो इस चक्कर में पूंजीपति लोग तो अपनी मान आन बान शान दिखाते हैं, मारे अपने जैसे लोग जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ दिखावा नहीं करना चाहिए, जिसको जितने हो ना उतना ही काम करो। दुनिया क्या कह रही है तो कहने दो। अब तुम इतनी सारी, एक पत्तल में इतनी सारी चीजें भर दोगे, केसर बाटी, वैसी बाटी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पूड़ी, सब्जी सब भर दोगे। और भाई कोई नहीं खाए, कोई नहीं खाए, सब फेंकने में जाएगा। अब वो फेंकने में इतना माल जा रहा है बेफालतू का, क्या माल। कल ये चीज देखते हैं, मैंने चंद कुछ पंक्तियां डाली थी, अगर आप सब लोगों ने कि कैसे खुश होगा गालिब एक दूल्हा या दुल्हन का माता पिता। कर्ज की मार और किसी और की, मतलब जो पैसे लेगा उसकी मार, कैसे खुश रख रखा हो, कैसे खुश रखा होगा सब लोगों को, जो उसके परिवार के हैं, जो मेहमान हैं, उन सबको कर्ज में दबकर भी, वो रसोई देकर भी वो सबको खुश रख रहा है कि देख मैं कितना खुश नसीब हूँ जो आज सबको दावत देकर खाना। बल्कि वो अंदर ही अंदर कितना घुट रहा होता है वो वही जानता है। ये पंक्ति न किसी और की थी न किसी से थी, मैं तो खुद ही कई बार जब चीजों को देखते हैं, बैठते हैं, महसूस करते हैं तो लिख डालता। बहुत अच्छी बात ये कि कैसे खुश होगा एक गालिब एक माता पिता दूल्हा दुल्हन का, जो कर्ज की मार से सबको खुश रखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो रख रहा है। बहुत बड़ी बात है। हम सभी इतने बड़े यूथ हो गए हैं कि हम विरोध कर सकते हैं हर चीज। विमुक्ता विरोध करना चाहिए 100%। भले ही चांटा खाने आ जाए घर वाले, लेकिन विरोध करो, जो चीज गलत है उसका करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि अगर तुम तुम्हारी आंखों के सामने अन्याय होता हुआ देख रहे हो तो तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है इस दुनिया में। आंखों के सामने। हम मैं मानता हूँ यार गाँव में जूती पड़ती है लोग रोज, अगर कुछ उल्टा बोले फिर भी करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि पढ़े लिखे का मतलब ये देखो भाई। अब लिखो आगे, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश से पास की ओर होती है। जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश से पास की ओर होती है। आगे लिख लो मात्रक और विमा। भाई याद रखना मात्रक और विमा को, भूल जाओ तो सूत्र से निकाला करो। देखो 11th में मैंने प्रत्येक टॉपिक में मात्रक विमा पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाया भाई? और निकालने बताया मैंने, यहाँ भी देखो मैं पूरे में बता रहा हूँ आपको। रूम वाले संडे को कितने बजे उठती है? 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे तब उठने का टाइम। पागल हो तुम, इतने जल्दी उठते हो? लेट उठा करो, कम से कम 8 बजे तो उठा करो। लिख लिया भाई? मिटा दूं? अब एक नोट लगाओ।
इससे बड़ी बेरोजगारी क्या होगी? कल सफाई कर्मचारी की भर्ती आई है, फोरम में 15 में दुनिया पकड़ी है पैसे देने के लिए। अरे यार तुम देखो सफाई कर्मचारी में दुनिया 10 लाख 5 लाख 2 लाख रुपए देगी, मिलेंगे क्या 17,000? और मैं तो कुछ नहीं जानता, जाता 99%। आप तुम देख लेना, आज के बाद आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज है वो 100% इसको कोर्ट में लेके जाएगा। देखो भाई आप एक नोट लगाओ, विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर, चलो हिंदी में लिखा दो, चलो लिखा दो। विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर लगने वाला बल या बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, तथा ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। तो पहली लाइन क्या थी, लिख लिया? विद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर जो लगने वाला जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर लग रहा है, तो हमारे पास ये जो धनावेश रखा है ना, इधर देखो भाई, समझो ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, इधर प्लस से माइनस की ओर जा रही है। तो आपके पास जो धनावेश रखा है, इस पर जो बल लगेगा, उस लगने वाले बल की जो दिशा है ना, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ ही है। ये ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आपका चार्ज रखा हुआ है धनावेश। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये समझ में आई कि आपका विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, आपके पास में कोई धनावेश रखा है तो उसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आपके पास में यूं मानो कि आपके पास में विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, अब इसमें ऋणावेश रखा है, तो लगने वाला बल की दिशा किधर होगी भाई? विद्युत क्षेत्र में धनावेश रखा था तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा था बल, अब ऋणावेश रखा है, विद्युत क्षेत्र इधर ही लग रहा है, तो बताओ इसकी दिशा इधर की, बल किधर लगेगा? यही मैंने आपको हिंदी लिखा है, आप चाहो तो उतार सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, इतना पढ़ाएंगे आज।